जी स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल 60 डेज चैलेंज। अब की बार CHO पर हमारे यूट्यूब चैनल पे सीरीज चल रही है, जिसकी आज ये 55 क्लासेस होने वाली है। इसके पहले हमारे अचीव नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे 54 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। आज की क्लास 55 नंबर की होने वाली है, जिसमें हम स्किल बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि आपके MPCSO और राजस्थान CHO के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नॉर्मल पैरामीटर ऑफ एडल्ट। क्या पढ़ेंगे? नॉर्मल कुछ पैरामीटर्स के बारे में पढ़ेंगे। पैरामीटर्स ऑफ एन एडल्ट, कुछ पैरामीटर्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि पहले सबसे पहले देख लेते हैं, जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल कितना होता है। तो टेम्परेचर कितना होता है नॉर्मल? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस, ये नॉर्मल टेम्परेचर होता है। देन उसके बाद देखेंगे हम रेस्पिरेशन रेट देखेंगे कि नॉर्मल कितनी होती है। रेस्पिरेशन रेट कितनी है? 16 to 20 बीट पर मिनट होती है। देन इसके बाद ब्लड प्रेशर की बात करें, BP की, तो BP नॉर्मल कितना होता है? जो BP होता है वो नॉर्मल होता है 120/80 mm ऑफ Hg। 120/80 mm ऑफ Hg BP होता है। और ऑक्सीजन सेचुरेशन की बात करें, तो ऑक्सीजन जो सेचुरेशन होता है वो कितना होता है? ऑक्सीजन सेचुरेशन 95 to 100% ये नॉर्मल होता है। तो ये हमारे ह्यूमन बॉडी के एडल्ट के नॉर्मल पैरामीटर्स है, जो कि इस प्रकार है, जो हमने पढ़े। क्या रहता है? टेम्परेचर जो कि रहता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में बात करें, और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल रहता है। रेस्पिरेशन रेट जो है 16 to 20 बीट पर मिनट होता है। BP की बात करें तो 20/80 mm ऑफ Hg होता है। और ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है 95 to 100% ये नॉर्मल होता है। देन इसके बाद हम देखें बॉडी के टेम्परेचर में डिफरेंट रूट से लेते हैं। तो वो कौन कौन से रूट से लेते हैं टेम्परेचर? तो सबसे पहले बॉडी टेम्परेचर डिफरेंट रूट से लेते हैं। तो सबसे पहले जो एक्सिलरी रूट रहता है, वहाँ से नॉर्मल टेम्परेचर कितना आता है? वो रहता है 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। देन उसके बाद ओरल रूट होगा। ओरल रूट से क्या आएगा टेम्परेचर? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। देन उसके बाद आता है रेक्टल रूट। तो रेक्टल रूट से क्या आता है टेम्परेचर? 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इसकी एक ट्रिक है, AOR से याद रख सकते हैं। तो क्या होता है? ओरल रूट का जो टेम्परेचर होता है, ओरल रूट का जो टेम्परेचर होता है वो रेक्टल जो रूट रहता है उससे 1 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होता है? कम होता है। और जो एक्सिलरी रूट रहता है उससे 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ज़्यादा होता है। क्या होता है? रेक्टल रूट से रेक्टल रूट का टेम्परेचर 1 डिग्री कम रहता है। ओरल रूट का जो टेम्परेचर होता है रेक्टल रूट से 1 डिग्री कम होता है। ओरल रूट का जो टेम्परेचर है आपका रेक्टल रूट से 1 डिग्री कम रहेगा, और एक्सिलरी रूट से 1 डिग्री ज़्यादा रहेगा। जो एक्सिलरी रूट है उससे 1 डिग्री ज़्यादा रहेगा। तो आपका ये याद में रखना है।
और बॉडी का जो टेम्परेचर लेने का मोस्ट रिलायबल जो मेथड है, रूट है, मोस्ट रिलायबल रूट की बात करें तो कौन सा है? बॉडी का टेम्परेचर लेने का मोस्ट रिलायबल रूट की बात करें तो वो कौन सा है? रेक्टल रूट है। कौन सा रूट है? रेक्टल रूट है मोस्ट रिलायबल मेथड। हम पायरेक्सिया की बात करें तो पायरेक्सिया को क्या कहते हैं? पायरेक्सिया को क्या कहते हैं? फीवर कहते हैं, फीवर। और इसके टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले आता है जो पायरेक्सिया होता है। पायरेक्सिया में क्या होता है? 38 डिग्री सेल्सियस या 90, बॉडी का जो टेम्परेचर है इसमें क्या होता है? 38 डिग्री सेल्सियस या 99 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाते हैं। और माइल्ड पायरेक्सिया की बात करें, माइल्ड में क्या होता है? जो टेम्परेचर है 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से कितना? 99 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 100 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। और मॉडरेट की बात करें, मॉडरेट पायरेक्सिया की, तो मॉडरेट में क्या होता है? जो बॉडी का जो टेम्परेचर रहता है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 103 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। कितना? 100 डिग्री से लेकर 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। और सीवियर पायरेक्सिया की बात करें, सीवियर पायरेक्सिया में क्या होता है? जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, उसका जो टेम्परेचर है 103 डिग्री से लेकर कितना हो जाता है? 105 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। देन उसके बाद हाइपर पायरेक्सिया की बात करें, तो उसमें क्या होता है? जो ह्यूमन बॉडी है उसका टेम्परेचर कितना? 105 से ज़्यादा हो जाता है, तो इसे हाइपर पायरेक्सिया हम कहेंगे। देन इसके बाद देखें, हाइपोथर्मिया वाली कंडीशन में बॉडी का टेम्परेचर कितना हो जाएगा? हाइपोथर्मिया वाली कंडीशन में, हाइपोथर्मिया कब कहा जाएगा? तो हाइपोथर्मिया जब बॉडी का जो टेम्परेचर है 95 डिग्री से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हो जाए। बॉडी का टेम्परेचर 95 डिग्री से कम हो जाए तब क्या कहेंगे? हाइपोथर्मिया। और हाइपरथर्मिया कब कहेंगे? हाइपरथर्मिया कब कहेंगे? जब बॉडी का टेम्परेचर 105 डिग्री से ज़्यादा बढ़ जाए। तो आपको याद रखना है, आपके CHO एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है। आपको याद रखना है, ये आपके CHO एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है। देन इसके बाद नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइटिक वैल्यू की बात करें, कैसी? नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइटिक वैल्यू, की बात करें तो सबसे पहले सोडियम की बात कर लें। तो सोडियम कितना होना चाहिए? नॉर्मल सोडियम होना चाहिए 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर सोडियम नॉर्मल होना चाहिए ह्यूमन बॉडी में। देन इसके बाद हम बात करें पोटेशियम की, तो पोटेशियम कितना होना चाहिए? 3.5 टू 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर पोटेशियम होना चाहिए। देन इसके बाद कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम कितना होना चाहिए? कैल्शियम रहना चाहिए 8.5 टू 10.5 ग्राम पर DL। कितना? 8.5 टू 10.5 ग्राम पर DL कैल्शियम होना चाहिए। क्लोराइड की बात करें तो क्लोराइड कितना? 97 टू 107 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होना चाहिए। कितना? 97 टू 107 मिली इक्विवेलेंट पर
लीटर। और मैग्नीशियम की बात करें, जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम कितना होना चाहिए, 1.5 टू 2.5 मिली इक्विलियन पर लीटर मैग्नीशियम होना चाहिए। और फॉस्फेट की बात करें, तो फॉस्फेट कितना होना चाहिए, फॉस्फेट होना चाहिए 1.8 टू 4.6 मिली इक्विलियन पर लीटर फॉस्फेट होना चाहिए। हम क्या बात कर रहे थे, हम नॉर्मल वैल्यूज देख रहे थे, इलेक्ट्रोलाइटिक नॉर्मल वैल्यू। तो सोडियम की बात करें तो सोडियम कितना होना चाहिए, 135 टू 145 मिली इक्विलियन पर लीटर होना चाहिए। पोटेशियम की बात करें तो 3.5 टू 5 मिली इक्विलियन पर लीटर होना चाहिए। देन उसके बाद कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम कितना होना चाहिए, कैल्शियम 8.5 टू 10.5 mg पर DL होना चाहिए। क्लोराइड की बात करें तो 97 टू 107 मिली इक्विलियन पर लीटर होना चाहिए। मैग्नीशियम कितना, मैग्नीशियम 1.5 टू 2.5 मिली इक्विलियन पर लीटर होना चाहिए। और फॉस्फोरस 1.8 टू 4.6 मिली इक्विलियन पर लीटर होना चाहिए। और देन इसके बाद क्या है, नॉर्मल प्रोथम्बिन टाइम कितना होता है, तो नॉर्मल प्रोथम्बिन टाइम कितना होता है, वो होता है 10 टू 14 सेकेंड। कितना होता है, 10 टू 14 सेकेंड होता है। और ब्लड में नॉर्मल टोटल बिलिरुबिन कितना लेवल कितना होता चाहिए, ब्लड में जो ब्लड में नॉर्मल टोटल बिलिरुबिन लेवल, कौन सा, बिलिरुबिन लेवल कितना होना चाहिए, तो वो होना चाहिए नॉर्मल बिलिरुबिन लेवल कितना होना चाहिए, 0.3 टू कितना 0.3 टू 1.2 mg पर DL बिलिरुबिन नॉर्मल होता है। कितना, 0.3 टू 1.2 mg पर DL बिलिरुबिन लेवल नॉर्मल होता है। फास्टिंग शुगर की बात करें, कैसे, फास्टिंग शुगर की बात करें तो फास्टिंग शुगर कितनी नॉर्मल होती है, वो होती है 70 टू 110 mg पर DL। ये जो फास्टिंग शुगर होती है ये नॉर्मल होती है। कितने, 1.5 टू 1.70 टू 110 नॉर्मल फास्टिंग शुगर होती है। तो नॉर्मल यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, क्या, नॉर्मल यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, नॉर्मल यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो वो कितनी होती है, 1.010। ये नॉर्मल यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। देन इसके बाद नेक्स्ट देख लें, हम इंजेक्शन की टेक्निक की बात करें तो 4 रूट से इंजेक्शन लगाया जाता है। फर्स्ट कौन सा है, इंट्रा वास्कुलर, जिसे हम IM कहते हैं। देन इसके बाद सबक्यूटेनस, देन इसके बाद इंट्रावेनस, और इसके बाद लास्ट है इंट्राडर्मल। कौन सा, इंट्राडर्मल। तो इंट्रावास्कुलर जो इंजेक्शन रहता है वो 90 डिग्री एंगल पे लगता है, जो कि कहाँ लगाया जाता है, मसल्स में। देन इसके बाद सबक्यूटेनस जो है वो 45 डिग्री पे लगता है, जो कि लगता है सबक्यूटेनस टिश्यू में। देन इसके बाद है इंट्रावेनस जो इंजेक्शन है वो 25 डिग्री पे लगता है, जो कि वेन्स में लगता है। और देन इसके बाद क्या है, इंट्राडर्मल जो इंजेक्शन है वो 10 टू 15 डिग्री के एंगल पे लगता है। कितना, 15 डिग्री एंगल पे, और ये एपिडर्मिस लेयर में लगता है। तो हमें इंजेक्शन की बात हो गई।
ये आपके MPCHO और राजस्थान CHO में एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं स्किल बेस्ड के तौर पर। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन सा इंजेक्शन किस रूट से लगता है और कितने डिग्री पे लगता है, ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं जो आपके MPCHO एग्ज़ाम में, MPCHO और राजस्थान CHO एग्ज़ाम में स्किल बेस्ड क्वेश्चन के तौर पर पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वो क्या पूछ सकते हैं। मोस्ट रिलायबल मेथड कौन सी है, किस लिए? टेम्परेचर लेने के लिए, बॉडी का टेम्परेचर लेने के लिए। तो जो मोस्ट रिलायबल मेथड की बात करें तो मोस्ट रिलायबल मेथड कौन सा है? मोस्ट रिलायबल मेथड है जो रेक्टल होता है, रेक्टल रूट से जो टेम्परेचर लेता है वो मोस्ट रिलायबल मेथड होता है टेम्परेचर लेने के लिए। और सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सिला एंड जो रेक्टल है, जो रेक्टम रूट से हम टेम्परेचर लेंगे उसमें कितने डिग्री फ़ारेनहाइट का डिफरेंस होता है। तो कितने डिग्री फ़ारेनहाइट का डिफरेंस होता है एक्सिला और रेक्टल में, तो वो बताना हमें। तो वो कितने डिग्री का होता है? वो 2 डिग्री फ़ारेनहाइट का डिफरेंस होता है। 2 डिग्री फ़ारेनहाइट का डिफरेंस होता है। देन इसके बाद हम एक बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो इंडोस्कोपी करते हैं, इंडोस्कोपी कैथेटर रहता है, इंडोस्कोपी कैथेटर रहता है, उसको किस चीज़ से स्टेलाइज किया जाता है? तो उसे किस चीज़ से स्टेलाइज किया जाता है? उसे स्टेलाइज किया जाता है 2% ग्लूटर एल्डिहाइड से स्टेलाइज किया जाता है। 2% ग्लूटर एल्डिहाइड से स्टेलाइज किया जाता है। और नेक्स्ट देख लें, जो बच्चों में जो ड्रग का डोज रहता है वो कैलकुलेट हम किस आधार पे करते हैं? ड्रग का डोज रहता है बच्चों में, किसमें? चाइल्ड में, हम वो किस आधार में कैलकुलेट करते हैं ड्रग का डोज? तो वो बताना है। तो किस आधार पे करते हैं बच्चों में? वो करते हैं वेट के, है ना, वेट के आधार पे हम ड्रग को कैलकुलेट करते हैं। देन इसके बाद हम देख लेते हैं कि चेस्ट जो पोजीशन है उसका अदर नेम क्या है? जो नी चेस्ट पोजीशन है उसका अदर नेम क्या है? नी चेस्ट पोजीशन है उसका अदर नेम क्या है, वो बताना हमें। कौन सी पोजीशन? नी चेस्ट पोजीशन जो होती है उसका अदर नेम क्या है? तो उसका अदर नेम क्या होता है? उसका अदर नेम होता है टूरियल, इसका अदर नेम होता है। देन इसके बाद जो इनीमा लगाते हैं, इनीमा केन और स्टेन को एनएस से कितनी हाइट पे रखा जाता है? इनीमा केन और स्टेन, जो स्टेन रहता है उसको एनएस से, जो एनएस है उससे कितनी हाइट पे रखा जाता है? कितनी हाइट पे रखा जाता है? तो वो कितनी हाइट पे रखा जाता है? वो 45 सेंटीमीटर की 45 सेंटीमीटर की हाइट पे रखा जाता है। कितने? 45 सेंटीमीटर की हाइट पे रखा जाता है एनीमे लगाते समय। जो स्टैंड है एनएस से कितनी 45 सेंटीमीटर की हाइट पे रखा जाता है। नेक्स्ट देख लें, जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, क्या है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल, तो आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है उसका जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? इटली में। इटली में कब हुआ था? 12 मई को, जिस दिन हम नर्सरी डे के रूप में मनाते हैं, 12 मई, है ना। 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था इटली में। देन इसके बाद प्रेगनेंसी में मलेरिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती? कब? प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी में मलेरिया के लिए
क्या इसके लिए? मलेरिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस पूछी, ड्रग ऑफ चॉइस। तो क्या होती है प्रेगनेंसी में मलेरिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? वो रहेगी क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन है प्रेगनेंसी में मलेरिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होती है। जो आईएम इंजेक्शन लगाते हैं वो कितनी डिग्री पे लगाते हैं? जो आईएम इंजेक्शन है वो कितनी डिग्री पे लगता है? वो लगता है 90 डिग्री एंगल पे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगता है। जो न्यूबॉर्न है, इन्फेंट है, उसमें इंट्रामस्कुलर जो क्या कौन है? न्यूबॉर्न है, इन्फेंट है, इन्फेंट है और कौन है? न्यूबॉर्न है। उसमें इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाना, आईएम इंजेक्शन लगाना है तो उसके लिए बेस्ट साइट कौन सी होती है? तो वो कौन सी साइट पे लगाते हैं? फर्स्टस लेटरल साइट पे। वो जो थाई पे इंजेक्शन लगता है ना, वो लगता है चिल्ड्रन में। देन इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। जो रिंगल लैक्टेट सॉल्यूशन रहता है, कौन सा? रिंगल लैक्टेट जो आरएल सॉल्यूशन रहता है वो किस प्रकार का सॉल्यूशन होता है? आरएल सॉल्यूशन किस प्रकार का सॉल्यूशन होता है? तो वो होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। कैसा? आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है। जो रिंगल लैक्टेट सॉल्यूशन होता है वो किस प्रकार का सॉल्यूशन होता है? वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है। किस प्रकार का सॉल्यूशन होता है? वो होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है। देन उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किडनी के द्वारा यूरिन के रूप में कितना फ्लूइड लॉस होता है? किससे? किडनी के द्वारा यूरिन यूरिन से कितना फ्लूइड लॉस होता है? फ्लूइड लॉस होता है ह्यूमन बॉडी का, तो वो कितना होता है? वो होता है 1500 ml पर डे। कितना? 1500 ml पर डे किडनी के द्वारा यूरिन से फ्लूइड लॉस होता है। कितना होता है? वो होता है कितना? 1500 ml ब्लड लॉस होता है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 0.5 जो एनएस है, एनएस नॉर्मल सलाइन, वो किसका एग्जाम्पल है? वो बताना है। वो कैसा एग्जाम्पल है? हाइपर टॉनिक टॉनिक सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है कैसा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का एग्जाम्पल होता है। किसका एग्जाम्पल होता है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का एग्जाम्पल होता है। कैसा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का एग्जाम्पल होता है। देन इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हम। एडल्ट में नॉर्मल पल्स रेट कितना होता है? एडल्ट में नॉर्मल पल्स रेट क्या? पल्स रेट कितना होता है? एडल्ट में नॉर्मल पल्स रेट कितना होता है ये बताना हमें। तो एडल्ट में नॉर्मल पल्स रेट जो है, नॉर्मल पल्स रेट कितना होता है? 72 पर मिनट। 72 पर मिनट नॉर्मल पल्स रेट होता है। इसके बाद देख लेते हैं जो है ऑटोक्लेविंग है। ऑटोक्लेविंग में स्टेराइजन का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए किसमें? ऑटोक्लेविंग है, ऑटोक्लेविंग है, उसमें स्टेरिलाइजेशन करने के लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए? टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तो उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए? कितना टेम्परेचर होना चाहिए? 121 डिग्री सेल्सियस। ये याद रखना आपको, कितना? 121 डिग्री सेल्सियस। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो आपको ये याद रखना है। देन इसके बाद
जो RL सॉल्यूशन होता है वो उसमें क्या कंटेन होता है, जो RL सॉल्यूशन होता है, RL सॉल्यूशन होता है उसमें IV सॉल्यूशन होता है, उसमें कौन सा कंटेन होता है, तो उसमें क्या होता है, बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट होता है, उसमें क्या होता है, बाइकार्बोनेट होता है। क्या होता है, बाइकार्बोनेट कंपोनेंट होता है उसमें, जो है इन्फेंट के लिए, वो न्यू बॉर्न बेबी के लिए, न्यू बॉर्न जो बेबी रहेगा उसके लिए कैनुला कौन सा यूज करेंगे हम, न्यू बॉर्न बेबी के लिए कैनुला कौन सा यूज करेंगे, वो कैनुला यूज करेंगे कौन सा, 24 गॉज का, 24 गॉज का कैनुला यूज करेंगे हम, किसके लिए, न्यू बॉर्न बेबी के लिए। न्यू बॉर्न बेबी की कौन सा कैनुला यूज करेंगे, 24 गॉज का कैनुला यूज करेंगे हम, किसके लिए, न्यू बॉर्न बेबी के लिए 24 गॉज का कैनुला हम यूज करते हैं। देन इसके बाद हम नॉर्मल वैल्यू देख लें, क्या, नॉर्मल वैल्यू, वैल्यू ऑफ लीवर फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट की नॉर्मल वैल्यू देख ले, तो सबसे पहले हम एल्ब्यूमाइन देखेंगे, एल्ब्यूमाइन वो कितना होना चाहिए नॉर्मल, तो एल्ब्यूमाइन होना चाहिए नॉर्मल 3.5 टू 5.0 GM/DL, है ना। और टोटल बिलिरुबिन कितना होना चाहिए, क्या, टोटल बिलिरुबिन, टोटल बिलिरुबिन कितना होना चाहिए, टोटल बिलिरुबिन होना चाहिए, हमने कल की इसके पहले भी पढ़ा था, तो वो कितना 0.3 टू 1.2 mg/dl टोटल बिलिरुबिन होना चाहिए। देन इसके बाद डायरेक्ट बिलिरुबिन कितना होना चाहिए, डायरेक्ट बिलिरुबिन, डायरेक्ट बिलिरुबिन कितना रहता है नॉर्मल, जो डायरेक्ट बिलिरुबिन रहता है वो रहता है 0.1 टू 0.4 mg/dl डायरेक्ट बिलिरुबिन होता है, डायरेक्ट बिलिरुबिन होता है। हम SGPT की बात करें, किसकी, SGPT, तो SGPT नॉर्मल क्या होता है, तो वो 40 U/L होता है। और SGOT की बात करें तो वो 40 UL होता है, कितना, ये नॉर्मल होता है। देन इसके बाद हम हीमोग्लोबिन की बात करें, तो जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन है वो नॉर्मल कितना रहता है, वो मेल में कितना होना चाहिए, मेल में 13 टू 70 mg/dl नॉर्मल होता है, किसमें, मेल में। और फीमेल में बात करें तो फीमेल में कितना होता है, 11 से 16 g/dl, ये नॉर्मल होता है फीमेल में। देन इसके बाद टेम्परेचर हमने कल ही पढ़ा, फ्रीजर का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो फ्रीजर का हमने कल ही बता दिया था, रेफ्रिजरेटर का कल ही बताया था, कोल्ड कोल्ड का भी बता दिया था, कोल्ड रूम का भी बताया था, रूम टेम्परेचर भी बताया था, और वार्म भी बताया था, और एक्सेसिव हीट टेम्परेचर के बारे में भी हमने कल पढ़ लिया था कल की क्लास में। देन इसके बाद हम देख लेते हैं कल की क्लास में हमने पढ़ लिया था, हम मेडिकेशन के 10 राइट्स जो हैं वो सभी ने पढ़े भी हैं, पर एक बार रिपीट कर लेते हैं, क्या, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के राइट्स, है ना। मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन राइट्स, जो पेशेंट के क्या क्या अधिकार राइट्स होते हैं, तो फर्स्ट क्या आता है, राइट क्लाइंट, राइट क्लाइंट। सेकंड क्या आता है,
राइट डूज, राइट डूज। थर्ड क्या आता है? राइट टाइम, राइट टाइम। फोर्थ क्या आता है? फोर्थ क्या आता है? राइट रूट, राइट रूट। फिफ्थ क्या आता है? राइट मेडिकेशन, राइट मेडिकेशन। सिक्स क्या है? राइट डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन। सेवन्थ क्या आता है? राइट क्लाइंट एजुकेशन, राइट क्लाइंट एजुकेशन। एट क्या आता है? राइट टू रिफ्यूज। नाइन्थ क्या आएगा? राइट टू असिस्मेंट, राइट टू असिस्मेंट। और नेक्स्ट क्या आएगा? लास्ट, राइट टू इवैल्यूएशन। तो ये पेशेंट के कुछ अधिकार होते हैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम, तो आपको ये पता होना चाहिए। स्किल बेस्ड क्वेश्चन में आपसे CHO एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज की क्लास में आपके लिए इतना ही। कल की क्लास हमारी डेली शाम कल की क्लास भी हमारी 6 बजे होगी, जिसमें हम आपको MP CHO और राजस्थान CHO के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाएंगे, जो कि आपके आने वाले CHO एग्ज़ाम और आने वाले CHO एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। और आपके पेपर MP CHO और राजस्थान CHO के एग्ज़ाम बहुत जल्दी हो सकते हैं, इसलिए आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होता है उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके।